हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के होती है। डेली बेसिस पे ये क्लासेस रात को 8 बजे होती है। तो आई होप आप सभी लोग काफ़ी इंतजार कर रहे होते हैं इस क्लासेस को लेकर के, क्योंकि ये क्लासेस जो है एक तरीके से आपके मेंस एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टारगेट करती है। आपके जो हॉट्स टॉपिक होते हैं, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले टॉपिक होते हैं, वो सारे आपके इस न्यूज़ एनालिसिस में कवर कराए जाते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एग्जाम को ये टारगेट करता है ये क्लासेस। तो अच्छे से इसको कवर करिएगा। बाकी जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, ये क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल में कवर कराई जाती है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बाइलिंगुअल्स में होते हैं। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे और वहीं से उसको डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। ये बेसिकली न्यूज़ जो है वो आयुष रीजनल रिव्यू मीटिंग से रिलेटेड है। आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जो बेसिकली 6 राज्यों में किया गया है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक बिहार है, एक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा इसको आयोजन किया गया? तो केंद्रीय आयुष और पतन पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा बिहार के पटना में इसको आयोजन किया गया है, 6 राज्यों को लेकर के। ठीक है, कहाँ पे इसको मुख्य रूप से आयोजन आयोजन किया गया? तो बिहार के पटना में आयुष मंत्रालय के द्वारा 6 राज्यों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान वैश्विक स्तर पर क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर के, महत्व को, उसके महत्व को लेकर के यहाँ पे टारगेट किया गया है, उसको फोकस किया गया है, ताकि जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको ग्लोबल लेवल पे हम उसको सही कर सकें। उसी को लेकर के, उसी के इम्पोर्टेंस को लेकर के ये बेसिकली इस समीक्षा बैठक का आयोजन यहाँ पे पटना में किया गया है। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको अरेंज किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य बातें की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये एक तरह से सपोर्टिंग स्टेट के रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। किस चीज़ को? SAAP को। SAAP क्या है? ये स्टेट एनुअल एक्शन प्लान है। ये प्लान जो बेसिकली किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये बेसिकली प्रस्तुत किया जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू। SAAP जो है स्टेट एनुअल एक्शन प्लान है और ये किसके अंतर्गत आता है? ये नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत आता है, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का हिस्सा है। ठीक है, तो केंद्र के द्वारा ये स्कीम को स्पॉन्सर किया गया, उसके अंतर्गत SAAP आता है, यानी स्टेट एक्शन प्लान आता है, एनुअल एक्शन प्लान, जिसके तहत ये पहल की शुरुआत यहाँ पे की गई है। इसका विजन क्या है? इसका विजन ये है कि हर तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज को पूरे देश भर में हम अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। और एक तरह से आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन का लक्ष्य क्या है कि एक तरह से स्ट्रेंथ कर सके, मजबूत कर सके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, और पब्लिक की जो डिमांड्स हैं, पब्लिक की जो नीड है, उसको हम लोग फुलफिल कर सके। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो देश में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की कल्पना तथा उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया गया है। यही इसका फोकस रहता है। NAM नेशनल एक्शन मिशन को लेकर के, नेशनल आयुष मिशन को लेकर के यही इनका टारगेट रहता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा यहाँ पर 1712 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। किन राज्यों में? आपके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में इसको आवंटित किए गए हैं नेशनल एनुअल प्लान के तहत, नेशनल आयुष प्लान के तहत। और ये एक तरह से क्या कर रहा है? ये एक तरह से सपोर्ट दे रहा है। किस तरह से? 58 अलग तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आयुष हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना का भी यहाँ पे समर्थन किया गया, जिनमें से 14 पहले से चालू हो चुकी है। तो 58 यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है आयुष अस्पताल का उद्घाटन करना, उसकी स्थापना करना, जिसमें से 14 को ऑलरेडी चालू किया जा चुका है। बाकी जो 44 बचे हैं वो अभी इन प्रोसेस है, उनको भी आने वाले टाइम पे उनकी स्थापना की जाएगी। यहाँ पे 12,500 आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर का भी प्लान किया जा रहा है नेशनल आयुष मिशन के तहत, जिसमें से 4,235 को सपोर्ट मिल चुका है और जिसमें से
इन राज्यों में जो 6-7 राज्य की बात अभी हम लोग किए हैं, जहाँ पे 3,439 पहले से ही कार्यरत हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 12,500 यहाँ पे टोटल जो है वो स्वास्थ्य और कल्याण सेंटर को स्थापना करने को लेकर के ये प्लान किया जा रहा है, जिसमें से 3,439 जो है वो ऑलरेडी इन सभी राज्यों में क्या है, फंक्शनड हैं, यानी ऑलरेडी कार्यरत हैं। किसके तहत? नेशनल आयुष मिशन के तहत, ठीक है। तो देश भर में स्वास्थ्य सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करने को लेकर के, मजबूती करने को लेकर के, ताकि लोगों को हर तरीके से जब भी उनको ज़रूरत हो स्वास्थ्य रिलेटेड फैसिलिटीज़ उनको टाइमली पहुंचाया जा सके और उनको इन चीज़ों को लेकर के कभी भी इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से आयुष के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी तेज़ी से निर्माण हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों का भी निर्माण बहुत जल्द से जल्द तेज़ी से हो रहा है और इसको बहुत ही जल्द क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, किसके साथ? आयुष अस्पताल के साथ, ठीक है। इसकी महत्व क्या है? जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं वो सारे नेशनल आयुष मिशन के तहत ही होते हैं। और इनका फोकस क्या है? इनकी बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों पे जोर क्यों दिया जा रहा है? ताकि स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण के लिए समुदाय को विभिन्न आयुष वस्तुएं प्रदान किया जा सके, ठीक है। जिसमें NAM दिशा निर्देशों में शामिल जो जो चीज़ें हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने पर भी जोर देने की अपील की गई है, ठीक है। राज्य सरकार की अगर हम लोग बात करें तो राज्य कौन कौन से राज्य में ये बेसिकली इनकरेज किया जा रहा है, तो बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए। यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकरेज किया जा रहा है नेशनल आयुष प्रोग्राम को बहुत ज़ोरों शोर से, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का जो लिम्फेटिक फेलरेज बीमारी है जो कि आज के डेट में बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो उसका जल्द से जल्द प्रबंधन किया जा सके और दिव्यांगता रोकथाम भी किया जा सके। आयुष पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इसकी शुरुआत भी की जा रही है। तो MMDP आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन को लेकर के यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ताकि लिम्फेटिक फिलरेज से ग्रसित जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द हर तरीके से उनको इससे रिलेटेड रोकथाम की जा सके, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य में ये टारगेट किया जा रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये ध्यान रख सकते हैं। नेशनल आयुष मिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो नेशनल आयुष मिशन की शुरुआत जो की गई थी वो कब हुई थी? वो सितंबर 2014 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा की गई थी। और किसके मंत्रालय के अंदर में ये बेसिकली आता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आयुष विभाग आता है, जिसकी 12वीं योजना आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर स्टेट और यूटी में ये इसको शुरू किया गया है, ठीक है। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, देख सकते हैं। इस योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्षेत्र का यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है। एक तरह से हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को यहाँ पे और एक्सपेंड किया जा रहा है। इस मिशन को बेसिकली एड्रेस किया जा रहा है ताकि जितने भी गैप्स आपको देखने को मिलेंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड सर्विसेज में, उसको जल्द से जल्द फुलफिल कर सके, सपोर्ट कर सके। और जो जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं राज्य और केंद्र शासित सरकार के द्वारा, उनको सभी को एक तरह से आयुष हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। एजुकेशनल सेक्टर्स भी प्रोवाइड किए जा सके पूरे देश भर में, ताकि किसी भी तरह का कोई भी बीमारी जो है वो यहाँ पे दूर दराज तक ना आए, ठीक है। तो मिशन देश में विशेष रूप से कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवा में अंतराल को संबोधित करता है। तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये राष्ट्रीय आयुष मिशन है। सितंबर 2014 को इसको यहाँ पे शुरू किया गया था, याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। दूसरा यहाँ पे लिम्फेटिक बीमारी की बात कही जा रही है। लिम्फेटिक LF जिसको कहते हैं, जिसको नॉर्मल नाम जो है एलिफेंटियासिस जिसको कहा जाता है, नॉर्मल शब्द पे आमतौर पर इसको क्या कहा जाता है? हाथी पाँव, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक बीमारी है, और ये बीमारी जो है वो NTD बीमारी जिसको कहा जाता है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा बीमारी आप मेंटल हेल्थ के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य के बाद ये दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है, देख सकते हैं।
तो ये क्या करता है, एक तरह से इम्पेयर करता है, ये लसिका प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है एंड एक तरह से बॉडी का असामान्य विस्तार को जन्म दे सकता है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी आप देख सकते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं, इसमें दर्द होता है, गंभीर विकलांगता देख सकते हैं, सामाजिक कलंक आप देख सकते हैं। तो इसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत देख सकते हैं एक जो लसिका तंत्र वाहिकाएं होती हैं वो एक नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? वेसल्स का नेटवर्क होता है, उत्तकों का एक नेटवर्क होता है जो समग्र रूप से किससे कनेक्ट होता है? जो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, समग्र द्रव्य को संतुलित करता है, अंगों एवं अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है एक तरह से क्या है, ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक तरह से बॉडी की इम्यून डिफेंस सिस्टम को एक मेजर कंपोनेंट के रूप में, प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है। तो उसी से रिलेटेड याद रखिएगा, आयुष रीजनल रिव्यू मीटिंग जो है वो बेसिकली पटना में आयोजन किया गया है, इसको उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। याद रखिएगा, लिम्फेटिक फिलरीज बहुत अच्छे से समझिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन भी बहुत अच्छे से आपको कवर कीजिए इसको वापस से, अगर नहीं क्लियर हुआ एक बार और रिवाइज कीजिए और अच्छे से आपको कवर हो जाएगा इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो एक तरह से लिम्फेटिक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, याद रखिएगा, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि बेसिकली फाइलेरियोइडिया कुल के नेमोटिड के रूप में वर्गीकृत परजीवों के संक्रमण के कारण होता है। तो ये इन्फेक्शन किसके वजह से होता है? जो परजीवी जो है नेमाटोड्स, जो फिलेरियोडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, राउंड वर्म्स, उसी से ये बेसिकली ये परजीवी से ये बेसिकली ये बीमारी फैलता है। 3 तरह का आपको थ्रेड लाइक वॉर्म्स देखने को मिलेंगे जो ये बीमारी फैलाते हैं। पहला है वुचीरिया बंक्रोफ्टी, जो कि 90% ऑफ द केसेस में यही वॉर्म जो होते हैं, नेमाटोड्स जो होते हैं, जो ये बीमारी फैलाती हैं, हाथी पाँव। दूसरा है ब्रूगिया मलेया, जो कि बाकी के केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। ब्रूगिया ट्यूमरे जो होते हैं ऑल्सो काउजेज ये बीमारी करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? औषधीय विचार की अगर हम लोग बात करें तो इसके 3 ड्रग ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेंगे पूरे विश्व भर में जो इस बीमारी को ख़त्म करता है। पहला जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो है IDA। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इनवर्मेक्टिन डाइइथाइल कार्बामेक्साइन सिट्रेट एंड अल्बेंजाडोल, ये एक दवाई आप देख सकते हैं जिसके वजह से ये एक उपचार है। दूसरा उपचार की अगर हम लोग बात करें तो 2 वर्षों तक दिया जाता है, एक औषधि है, इन औषधियों को 2 वर्षों तक दिया जाता है। वयस्क कृमि का जीवन काल लगभग 4 वर्षों का होता है। तो एडल्ट वर्म का जो जीवन काल होता है वो 4 वर्षों तक होता है, और ये दवाई जो है वो 2 साल तक लगातार दी जाती है ताकि उसकी मृत्यु नेचुरल तरीके से है, बिना किसी पर्सन को हार्म किए हुए। ठीक है, तो ये वो हो गया, हाथी पाँव का ये 2 हो गया। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हैं सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो लिम्फेटिक फिलरीज जो है एक तरह से खतरा आपको भारत में देखने को मिलेगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अनुमानित 650 भारतीयों के हाथी पाँव होने की खतरा है। देख सकते हैं 21 राज्यों में टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो 650 मिलियन भारतीयों को हाथी पाँव होने का खतरा है, और इसके साथ साथ 40% विश्व भर में ये केसेस जो है वो भारत में ही पाए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान लॉन्च किया है, एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियोसिस, जो कि 2018 को इसको लॉन्च किया गया था ताकि एक एफर्ट लगाया जा सके इसको ख़त्म करने को लेकर के, ट्रिपल ड्रग थेरेपी के माध्यम से, जो कि एक अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा डिटेल्ड में है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कितने तेज़ी से हर एक चीज़ों को लेकर के हर एक डिसीजन लिए जा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से यहाँ पे हर एक उद्घाटन भी हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। चलिए मुझे बताइएगा रिसेंट में क्या क्या उद्घाटन हुए हैं, क्या क्या चीज़ों की शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुए उत्तर प्रदेश में। देखते कितने लोग बता पाते हैं। मॉर्निंग वाले न्यूज़ में भी हम लोगों ने कवर किया था, कल भी कवर किया था, परसों भी कवर किया था। बताइए क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले राज्य में। देखते कितने लोगों को कितना कितना न्यूज़ याद है।
तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे अभी 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम 1968 यहाँ पे लागू किया गया। ठीक है, यह निर्णय जो है एक तरह से क्या किया है, जो हड़ताल हो रहे हैं ये डिसीजन ये लिया गया कि जो फार्मर्स के द्वारा स्ट्राइक किए जा रहे हैं वेरियस यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात कही जा रही, सेक्शन 3 के अंदर सब सेक्शन 1 जो है उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1966 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रोकता है कि ये स्ट्राइक 6 महीने ये स्ट्राइक जो है 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम पुलिस को प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की भी शक्ति देता है। देख सकते हैं ये एक्ट जो है पुलिस को ये पावर भी देता है कि जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं इस कानून का, वो एम्प्लॉय को आप बिना किसी वारंट के आप कैद कर सकते हैं अप टू 1 ईयर तक, या फाइन लगा सकते हैं 1000 तक का, और या फिर दोनों। ठीक है, या फिर जो इस स्ट्राइक को क्या कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो इस स्ट्राइक को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनको भी जो इस बढ़ावा दे रहे हैं और उनको भी बेसिकली यहाँ पे इसके तहत सजा दी जा सकती है। ठीक है, पास्ट की बात करें तो यूपी सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान और फिर मई 2021 में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। ठीक है, अब ये एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 है क्या, तो ये वह एक्ट है जो कुछ सर्विसेज के डिलीवरी को लेकर के ये बतलाता है कि किसी भी तरह से नॉर्मल लाइफ जो है पीपल की वो किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। ठीक है, ये कानून है जो संसद के द्वारा पास किया गया था लिस्ट नंबर 33 के अंतर्गत, और इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया 7वें अनुसूची में संविधान के। चलिए मुझे बताइएगा दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो कंकरेंट लिस्ट है से समावर्ती सूची है, इसमें टोटल कितने विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, संख्या 33 के तहत भारत के संसद द्वारा बनाया एक कानून है, उसी से रिलेटेड ये आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 की बात की जा रही है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो वैसा सर्विसेज जो पब्लिक कंजर्वेशन से संबंधित हो, सैनिटेशन से संबंधित हो, जल आपूर्ति, स्वच्छता, संरक्षण, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा में संबंधित सेवाएं हैं। इसके साथ साथ कोई भी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के बात कही जा रही है, यानी किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर डिलीवरी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, पेट्रोलियम को, कोल को, इलेक्ट्रिसिटी को, स्टील को, फर्टिलाइजर को, ये एक तरह से क्या है, एसेंशियल सर्विसेज के अंतर में आता है। बैंक रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं ये सारे उसी से संबंधित हैं, ESMA के अधीन आती हैं। कानून संचार की बात करें तो ये जो कानून, ये स्टेटस जो है वो कम्युनिकेशन पे भी लागू होता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी लागू होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने पहल हो रहे हैं, चाहे अनाज का वितरण करना या सेवाओं को बनाए रखना, तो ये सारी चीज़ें आवश्यक सेवा के अंतर्गत आती हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन्वोक किया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लागू किया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं 108 रोड को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो उत्तराखंड के 108 सड़कों को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात करें
कि 108 जो रोड है उसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1197 किलोमीटर आप देख सकते हैं, जिसको अपग्रेड करके यहाँ पे 967 करोड़ कर दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पार्ट 3 के अंतर्गत। टोटल 967 करोड़ में से सेंटर यहाँ पे जो दे रहा है वो 803 करोड़ रुपए देगा, बाकी जो शेष बचा 163 करोड़ वो राज्य सरकार जो है वो वहन करेगा। ठीक है, यह मंजूरी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए दी जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्र प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और पहाड़ी लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात कही जा रही है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि जितने भी असंबद्ध बस्तियां तक हर मौसम में अनुकूल सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ाना है, प्रदान करना है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पार्ट 3 की अगर हम लोग बात करें तो इसका तीसरा चरण जो है वो जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था, इसको अप्रूव किया गया था। इसकी 3 प्रायोरिटीज़ हैं, 3 फैसिलिटी है। पहला है ग्रामीण कृषि बाजार, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ग्राम एक खुदरा कृषि बाजार है जो किसानों की उपज के अधिक कुशल लेन देन को बढ़ावा देते हैं और सेवा प्रदान करता है। फिर है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर अस्पताल की भी बात कही जा रही है और इस योजना के तहत राज्य में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को भी ये क्या करता है, समेकित करने का विस्तार किया गया, कंसोलिडेट करने को लेकर के यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है। जो ड्यूरेशन होगा इस स्कीम का वो 19-20 से लेकर के 24-25 तक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 108 सड़कों का यहाँ पे उन्नयन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? यही सारी चीजें, इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला न्यूज़ जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इसको पूरे 9 वर्ष हो गए इस योजना को शुरू हुए हुए। यहाँ पे इस योजना को शुरुआत जो हुई थी 2014-15 को हुई थी। यहाँ पे इस योजना के माध्यम से ये राज्य सरकार को क्या करता है, असिस्ट करता है कि वो क्या करे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करे, ठीक है। तो इस योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने को लेकर के ये सहायता राज्य सरकार को दिया जा रहा है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कही जा रही है, INM, यानी पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। INM में की बात करें तो ये एक तरह से क्या है, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, जैविक खाद है, उसमें उसकी उत्पादकता में सुधार करना, इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। यहाँ पे खाद के साथ साथ जैविक खाद के साथ साथ उर्वरक के साथ साथ जैव उर्वरक के साथ साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरक का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना है। ये प्रोग्राम जो है वो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि एवं किसान मंत्रालय का प्रमुख ये कार्यक्रम है। और 2022-23 की अगर हम लोग बात करें तो मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के रूप में कैफेटेरिया योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ विलय कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मर्ज कर दिया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ HSC की बात करें, हेल्थ कार्ड के बारे में बात करें तो एक तरह से ये क्या करता है, सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस को बताता है। जो हर किसान के पास जो जमीन होता है एक तरह से उनको एडवाइस भी करता है कि फर्टिलाइजर के कितने डोजेस का यूज करना है, उर्वरक के खुराक पर सलाह भी देता है
तो ये ध्यान रख सकते हैं। आवश्यक मृदा संशोधनों को भी ये सुझाव देता है। लंबे समय तक मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसको कैसे लागू किया जाए, उसका मृदा का संशोधन यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे सॉइल की स्टेटस को यहाँ पे बताता है, जिसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, मैक्रो पोषक तत्व हो गया, माध्यमिक पोषक तत्व हो गया, भौतिक पैरामीटर हो गया। तीन सारे पैरामीटर्स को ये क्या करता है, बतलाता है। यह खेत जो है वो हर 3 साल में एक बार मृदा कार्ड मिलेगा इस खेत को, और यह उत्पादन की लागत को कम करने में मदद भी करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में मदद भी करता है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो एक तरह से इसको इम्प्लीमेंट जो किया जाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के में सरकारों के कार्यान्वित किया जाएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली की बात करें तो उसके साथ एकीकृत होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब के साथ भी यहाँ पे ये सेटअप होगा। तो ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। RKVY के बारे में बात करें, देखिए एक सेकंड, जो RKVY है यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली ये एक इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि जितने भी आपके इंटीग्रेटेड है कृषि और संबंधित क्षेत्रों को अधिक समावेशी और एकीकृत विकास सुनिश्चित करना। योजना का जो प्रकार है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। RKVY 2022-23 में क्या है, कैफेटेरिया योजना के रूप में ये पुनर्गठित किया गया है, यानी रिस्ट्रक्चर्ड किया गया, इसको मर्ज किया गया दूसरे स्कीम के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, फैमिली वेलफेयर के साथ, जिसमें रेनफाइड एरिया डेवलपमेंट शामिल है, परंपरागत कृषि विकास योजना वगैरह जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। RKVY के बारे में बात करें तो 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये था पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस पूरे न्यूज़ का। आई होप आपको बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। इसको एक बार और बारीकी से समझ लीजिएगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, इसका PDF आपको यहाँ पे मिलेगा ये चैनल पे, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी लोग हैं इसको अच्छे से कवर कीजिए। डेली बेसिस पे ये क्लासेस आती है, इसका नोट्स बनाया करें ताकि रिवीजन करने के टाइम पे बहुत आसानी मिले एग्ज़ाम के टाइम पे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन भी करते हुए चलिएगा। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिएगा और फिर उसको कवर करते हुए चलिएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट्स में अपने आंसर ज़रूर बताइएगा, जो जो क्वेश्चंस मेरे तरफ से पूछे गए। क्लास कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी कल के क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि करंट अफेयर का है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।